तो हेलो दोस्तों, परीक्षा पूर्व में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि व्यापम जो है मैथ्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछता है और आने वाले एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, 140 मीटर और 100 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में समानांतर ट्रैक पर जा रही है। दोनों दोनों को एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, हमें समय पूछ रहा है। तो समय के लिए क्या सूत्र रहता है, तो समय समय इक्वल टू दूरी बटा चाल। ये हमारे पास सूत्र है समय का, समय इक्वल टू दूरी बटा चाल। तो हमारे पास यहाँ पर कुल कितना दूरी है, तो हमेशा आप याद रखिएगा फ्रेंड कि इस तरह के क्वेश्चन में ना दूरी जो है हमेशा दोनों ट्रेनों की जो लंबाई होती है वही दूरी होती है और वो हमेशा जुड़ती है। तो हमारे पास कुल दूरी हम निकाल लेते हैं। 140 मीटर जो है पहला ट्रेन लंबा है और दूसरा ट्रेन जो है 100 मीटर लंबा है। तो हमारे पास टोटल दूरी जो कितना हो जाएगा, 240 मीटर हमारे पास टोटल दूरी हो जाएगा। मतलब दोनों ट्रेन की कुल लंबाई जो है हमारे पास कुल दूरी के रूप में हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर हम देख लेते हैं चाल कितना है। तो पहला ट्रेन का चाल जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरा ट्रेन का चाल जो है 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो ट्रेन जो है एक ही दिशा में समानांतर ट्रैक पर जा रही है। तो एक ही दिशा पर जब समानांतर ट्रैक पर जाती है तो चाल जो है हमेशा क्या होता है, घट जाता है। और मान लो यदि विपरीत दिशा में आ रहा होता तो चाल जो है हमेशा प्लस हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक ही दिशा में समानांतर ट्रैक पर जा रही है, तो यहाँ पर क्या होगा कि चाल जो है घट जाएगा। तो 90 में 18 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया है, कुल दूरी हमारे पास 240 मीटर आ गई है और चाल जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सूत्र में हम मान रख देते हैं। तो कुल दूरी हमारे पास क्या है, 240 मीटर और चाल जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमको आंसर किस फॉर्मेट में लाना है, सेकेंड में लाना है। तो सेकेंड में बदलने के लिए हमेशा आप याद रखिएगा कि किसी भी घंटे को सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा किया जाता है। तो 5/18 से हम लोग क्या करते हैं कि गुणा कर देते हैं। यहाँ पर काटाफीटी कर देते हैं, 18 एकम 18, 18 चौक 72, 4 एकम 4, 4 छक्के 24। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 5 एकम 5 और 5 12 60। तो हमारे पास आंसर 12 सेकेंड आ जाएगा। अर्थात एक पहला ट्रेन और दूसरा ट्रेन को पूरी तरह से क्रॉस करने में 12 सेकेंड का समय लगेगा। ठीक, तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है, तब बेलन का आयतन होगा। तो इसमें क्या दिया गया है कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बेलन का आधार किसे कहते हैं, तो हम समझने के लिए एक बेलन बनाते हैं। ये हमारा एक बेलन हो गया। इसमें आप हमेशा याद रखना कि बेलन का आधार का क्षेत्रफल वही भाग होता है जो बेलन का आधार होता है, जो बेलन का बेस होता है, जिस भाग पर बेलन जो है खुला होता है या एंडिंग पॉइंट होता है, वही बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है। तो बेलन का आधार का क्षेत्रफल हम कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं कि एक वृत्त के ही समान होता है, जिसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसके बराबर क्या दिया गया है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें आर स्क्वायर का मान यहाँ से प्राप्त कर लेना है। यहाँ से क्या करना है कि ये इधर जो है पाई जो है गुणा में है, इधर आके भाग में बटा में आ जाएगा। तो हमें आर स्क्वायर का मान पता चल जाएगा। आर स्क्वायर का मान हमें क्या मिल गया है, 21/पाई। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि बेलन का आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और हमारे पास क्या है, पाई आर स्क्वायर का मान क्या था, 21/पाई, और एच कितना दिया गया है, ऊंचाई यहाँ पर दिया गया है 11 सेंटीमीटर। तो गुना कर लेते हैं। अब यहाँ से पाई कट जाएगा और जब हम 21 का गुणा 11 से करेंगे तो हमें उत्तर क्या मिलेगा, 11 एकम 11 का 1 हासिला 1 और 11 दूनी 22 1 23। तो उत्तर हमें क्या मिलेगा, 231 घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है 231 घन सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है, पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने में 24 घंटे लगते हैं, वह 4 घंटा 12 मिनट में किस कोण में घूमेगी। तो पृथ्वी को अपने धुरी में घूमने के लिए 24 घंटे लगते हैं। तो पृथ्वी को जब अपनी धुरी पर घूमना होगा तो कितना डिग्री घूमना होगा, तो वह अपनी धुरी पर जब पूरा घूम जाएगा तो पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लेगा। यह सर्कल कितने डिग्री के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। तो पृथ्वी को अपनी धुरी पर पूरा घूमने के लिए 360 डिग्री घूमना पड़ेगा, जिसे वह कितने देर में तय करेगा, 24 घंटे में तय करेगा, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है 24 घंटा। तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल लेते हैं कि 1 घंटे में वह कितना डिग्री घूमेगा। तो जब 24 घंटा में 360 डिग्री घूम रहा है तो 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगा हम देख लेते हैं। तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ये हो गया 30। तो 2 एकम 2 और 2 पंद्रह 30, तो 15 डिग्री क्या है, 1 घंटे में घूमेगा। 15 डिग्री जो है वह 1 घंटे में घूमेगा। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि 1 घंटे में वह जो है 15 डिग्री घूम रहा है। ठीक है, तो हम ये निकाल लेते हैं कि 1 मिनट में कितना घूमेगा। तो जब यह 15 डिग्री जो है 1 घंटे में घूम रहा है तो 1 मिनट में कितना घूमेगा, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 60 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर 15 कम 15, 15 चौक 60, ये हमें पता चल गया कि पर मिनट में कितना घूमेगा, 1/4 घूमेगा, 1/4 डिग्री घूमेगा। तो हमें अभी ये याद है कि 1 घंटा में कितना घूमता है, 1 घंटा में घूमता है 15 डिग्री पर आवर, और 1 मिनट में 1/4 डिग्री पर मिनट घूम रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, 4 घंटा, तो इसको क्या करते हैं कि 4 से गुना कर देते हैं, और 12 मिनट जो है एक्स्ट्रा पूछा है तो इसको 12 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 15 कम 15, 15 चौक 60, 15 चौक 60 आ जाएगा यहाँ से। और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ से कट जाएगा, ये 4 एकम 4 हो जाएगा और 4 तिया 12 हो जाएगा, अर्थात ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 4 घंटा में 60 डिग्री घूम रहा है, लेकिन 12 मिनट और एक्स्ट्रा दिया गया है, उसमें वो केवल 3 डिग्री घूम रहा है। तो अब इस दोनों को जोड़ के देखते हैं तो कितना आ जाएगा, हमारे पास 63 आ जाएगा। और 63 किस ऑप्शन में दिया गया, तो 63 डिग्री जो है हमारा पहला ऑप्शन में दिया गया है, तो उत्तर हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो जैसा कि हम सबको पता है कि घन के विकर्ण की लंबाई क्या होता है, घन के विकर्ण की लंबाई होता है a√3। यहाँ क्या दिया गया है, 8√3। यहाँ पर a जो दिया गया है ना वो घन की भुजा होगा। तो घन की भुजा जो है यहाँ से हम निकाल लेंगे, यहाँ से √3 और √3 जो है कट जाएगा, तो घन की भुजा a इक्वल टू हमारे पास 8 हो जाएगा। तो हमको पता चल गया है कि घन के भुजा की लंबाई कितना है, 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a²। और हमें क्या पता है, a का मान 6 × 8 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 6 × 88 64। तो जब हम 6 को 64 से गुना करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 384 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, एक आयत की फर्श 4 मीटर गुना 3 मीटर है, पूरे फर्श पर 8 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर के टाइल्स बगैर तोड़े लगाए जाने हैं, तो कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी। अर्थात पूछा गया है कि कोई हॉल है आयताकार जिसका जो क्षेत्रफल है 4 मीटर × 3 मीटर है, उसमें कोई टाइल्स लगाना है फर्श पर जिसका क्षेत्रफल होगा 8 × 6 सेंटीमीटर। ठीक है, टाइल्स को तोड़ना नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग देखते हैं कि आयताकार हॉल का क्षेत्रफल कितना होता है। चूँकि हमें यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि टाइल्स जो है सेंटीमीटर में है और फर्श का लंबाई क्षेत्रफल किस में दिया है, तो मीटर में दिया है। तो हम लोग यहीं पर ही एक काम करते हैं कि मीटर को सेंटीमीटर में बदल देते हैं। तो जब हम आयताकार हॉल का क्षेत्रफल निकालेंगे तो सीधा हम सेंटीमीटर में निकालेंगे। तो 4 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो उसका गुणा 100 से करेंगे, क्योंकि
1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इंटू क्षेत्रफल निकाल, ये हमारा क्या होगा 4 सेंटीमीटर का निकाल लिए हम लोग, 4 मीटर का सेंटीमीटर में निकाल लिए, और क्या दिया है 3 मीटर, तो 3 मीटर का निकालने के लिए 3 को 100 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 दिया 12 और 4 जीरो 1 2 3 4, 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, आयताकार जो हॉल है उसका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, तो हमारे पास आयताकार हॉल का क्षेत्रफल आ गया। अब इसमें तो हमारे पास आयताकार हॉल का क्षेत्रफल कितना आया है, 12 1 2 3 4 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक जो है टाइल्स का क्षेत्रफल कितना है, 8 इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक टाइल्स का क्षेत्रफल है, और ये हमारा उस हॉल का क्षेत्रफल है जिस हॉल के फर्श में जो है टाइल से बिछाना है। तो यहाँ पर काट देते हैं, तो यहाँ पर काटेंगे तो 6 एकम 6, ये 6 दूनी 12, तो यहाँ पर 1 2 3 4 जीरो, तो 8 एकम 8 और 8 पच्चीसम 200, तो यहाँ पर 25 और कितना जीरो बच गया, 2 जीरो बच गया। तो हमारे पास क्या उत्तर आ जाएगा, 2500, अर्थात 2500 टाइल्स की आवश्यकता होगी 4 बाई 3 मीटर के आयताकार हॉल पे बिछाने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास उत्तर क्या आ जाएगा, 2500 टाइल्स की आवश्यकता होगी। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि दो संख्याओं अर्थात 45 और 55 को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत है। तो इसमें क्या कहा गया है कि 50 संख्याओं का औसत 38 है। तो औसत क्या होता है, औसत क्या होता है, तो औसत का सूत्र होता है औसत कुल पदों का संख्या अपॉन कुल पद, अर्थात जितने हमारे पास पद है उन संख्याओं का टोटल योग बटे उनमें जितना पद है उसकी संख्या। ठीक है, तो औसत हमारे पास यहाँ पास पहले ही दे दिया गया है कि औसत क्या है अपना। तो हमें संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए औसत क्या दिया है, 38 दिया है, और संख्या का योग जो हमें ज्ञात नहीं है तो इसे x मान लिए हैं, और संख्या क्या है, कितना संख्या, टोटल संख्या 50 है। तो संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए जो 50 जो है x के बटे में है, जब पक्षांतर करेंगे तो 38 के साथ गुणा में आ जाएगा, तो हमें जो है संख्याओं का टोटल योग जो है पता चला जाएगा। ठीक, तो जब हम क्या करते हैं कि 38 का गुणा जो है हम 50 से करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 0 का 0, 5 अट्ठे 40 का 0, हासिल आया 4, 5 तिया 15, 15 4 19, तो 1900 जो है कुल संख्याओं का योग हो जाता है। 1900 जो है हमारे पास कुल संख्याओं का क्या हो गया, योग हो गया। तो 1900 जो है हमारे पास कुल संख्या का योग है। आगे क्या कह रहे हैं, 45 और 50 को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर दो संख्या भी घट रहा है, और टोटल संख्या का नंबर कितना घट रहा है, तो 45 और 55 को जब जोड़ते हैं तो 100 आता है। 45 और 55 को जोड़ देते हैं तो टोटल 100 अंक घट रहा है और दो संख्या घट रहा है। तो यहाँ पर अच्छे से समझिए कि इसमें कितना माइनस हो जाएगा, 100 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1800 ही बच गया है। अब 1800 में क्या है, दो संख्या भी घट गया है, तो हम औसत, अगला औसत निकालेंगे। तो अगला औसत निकालने के लिए फिर वही सूत्र लगाएंगे। हमारे पास टोटल नंबर कितना हो गया, हमारे पास अभी टोटल नंबर कितना है, दो संख्या घटाने के बाद 45 और 50 को छोड़ देने के बाद 1800 हमारे पास टोटल नंबर है। ठीक है, और यहाँ से 50 में से दो संख्या निकल भी गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर खुद बोल रहा है दो संख्या अर्थात 45 और 55 को छोड़ दिया जाए तो टोटल नंबर तो 100 घट रहा है, लेकिन संख्या कितना जा रहा है, दो जा रहा है। तो 50 में दो संख्या घटाएंगे तो 48 बचेगा, और इसमें 1900 में 100 घटाएंगे तो 1800 बढ़े। तो यहाँ पर जब हम भाग देते हैं तो देखते हैं, छः छः अट्ठे 48, 6 तिया 18, ये हो गया 300, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 तिया 24, और 24 8 तिया 24 कितना बच गया, 60 बच गया। तो 8 एकम 8, 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छक्के 48, 8 सत्ते क्या हो गया 56। तो यहाँ पर कितना बढ़ गया, 56, 4 बच गया, दशमलव लगाएंगे, इधर जीरो बढ़ाएंगे तो 8 पंचे 40, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5।
तो 37.5। तो हमारा उत्तर किस में दिया गया? ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है? उत्तर दिया है 37.5। अर्थात अब 48 संख्याओं का नया औसत जो निकल के आएगा वो 37.5 होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है।